हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं नई यूनिट के बारे में यूजीसी नेट की, एंड दैट इज अकाउंटिंग। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने उठाया है दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आप बाकी के कॉमर्स लेक्चर्स भी इजीली देख सकते हैं आरजे क्लासेस पे। सो हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, पूरा हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है वो रूल्स जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। सो सिंपल। ठीक है, यानी जिन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर हम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं गैप। ओके, जिसका मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, यानी ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है जनरल लेवल पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ेंगे। थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ, यानी जो अकाउंटिंग का सारा थियोरी बेस है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, प्रिंसिपल्स रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, कन्वेंशंस रहेंगी, रूल्स, गाइडलाइंस, जिसको डेवलप किया गया टाइम के साथ, यानी धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप की गई। और ये किस लिए डेवलप की गई, जिससे कि हम पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर यूनिफॉर्मिटी ला सके, सिमिलैरिटी ला सके और कंसिस्टेंसी ला सके। ठीक है, इस पर्पज से ये गाइडलाइंस टाइम के साथ डेवलप की गई। एंड अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, जब एक फर्म अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है कंपनी की अकाउंट्स में, उसकी रिकॉर्डिंग से लेके उसकी कम्युनिकेशन तक अलग अलग पार्टीज को, इसके बीच में जो काफ़ी सारे स्टेप्स प्रिपेयर किए जाते हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर इस पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना, इस पर्पज से ये जो गाइडलाइंस है, रूल्स है, इसको धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप किया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI आल्सो कॉन्स्टिट्यूट, इसमें भी पूरा हमारा जो अकाउंटिंग का थियोरी बेस है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पर मैंने पूरी डेफिनेशन को फ्लो चार्ट में प्रेजेंट किया है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, पहली बात तो क्या होती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का मतलब होता है जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, जो कंपनी की प्रॉफिट्स को डिस्क्लोज करता है, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट। एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में भी सारे पर्सनस होते हैं जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जो कंपनी की बिल्डिंग की बाउंड्री के अंदर होती है, लाइक एम्प्लॉयज, मैनेजर्स। ठीक है, तो ये आपके रहेंगे इंटरनल यूजर्स में। एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं लाइक इन्वेस्टर्स, पब्लिक, बैंक, गवर्नमेंट, ये आपके रहेंगे एक्सटर्नल यूजर में। इन सभी पार्टीज को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जब इन्वेस्टर को ये पता लगेगा कि अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, और कंपनी को जब, इन्वेस्टर को जब इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी तो वो इन्वेस्ट करने की सोचेगा उस बिजनेस में। ठीक है, बैंक अगर लोन देगी तो बैंक लोन देने से पहले उस कंपनी की अकाउंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू ये पता लगाएगी कि क्या सच्ची में कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, क्या हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट टाइमली पे कर पाएगी। इन्हें से बहुत सारे पर्पस होते हैं यूजर टू यूजर, जिस वजह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है और उन रिजल्ट्स को पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाता है। तो जब ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, तो ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कुछ रूल्स को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किए जाते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, गैप भी कहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह दीजिए या गैप कह दीजिए, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, यानी गैप हमारे एग्जिस्टेंस में क्यों है। ठीक है, अब देखिए, जो स्टॉक मार्केट क्रैश यानी 1929 के पीरियड में ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था, सारी एक्टिविटीज बिल्कुल डाउन में चली गई थी, बिल्कुल क्रैश आ गया था मार्केट में। देन 1930 में SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन क्रिएट की गई। इसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने हेल्प मांगी एग्जिस्टेंस के लिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट से पूछा, यानी इस सैक कमेटी ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स दैट इज AIA इससे हेल्प के लिए पूछा। एंड 1936 में इसी सभी चीज़ों की वजह से हमारा जो गैप था फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एंड देन AIA ने एक कमेटी क्रिएट की अकाउंटिंग प्रोसीजर की, देन सैक ने रिप्लेस कर दिया कैप को, किसके साथ मिलकर रिप्लेस कर दिया,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के साथ मिलकर रिप्लेस कर दिया। देन सैक ने एक प्रपोजल रखा और स्विच कर गए, कहाँ पर स्विच कर गए, IFRS की तरफ स्विच कर गए US से। एंड यहाँ और किस ईयर के लिए स्विच करना था, तो 2014 के लिए। अब इसकी हम थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं कि जो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये बेसिकली रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर हर एक कंपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। इसको हम जनरल गाइडलाइंस भी कह सकते हैं, जो गाइड करती है अकाउंटेंट्स को कि उन्हें कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए गए हैं, दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये सडनली क्रिएट नहीं किए गए, एकदम से माइंड में आया और क्रिएट कर दिया, नहीं, इसके पीछे बहुत टाइम लगा हुआ है, बहुत एफर्ट्स लगे हुए, काफ़ी सारी प्रोफेशनल बॉडीज इन्वॉल्व है, लाइक SCC, AIA, यानी काफ़ी सारी बॉडीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि भी मैंने इसकी हिस्ट्री डिस्कस की थी आपसे। तो यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे ये प्रिंसिपल्स को क्रिएट करने में। जो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इसको किस फॉर्म में डाला गया, किस फॉर्म में इसको बाइफरकेट किया गया, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। एंड इसको एक्सेप्ट किस लिए किया गया, अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्मिटी लेकर आना एंड कंसिस्टेंसी लेकर आना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। पहली बात आती है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि गैप को हम बिजनेस की लैंग्वेज कहते हैं, बिकॉज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई फॉलो करता है, और यही लैंग्वेज से जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, इसी लैंग्वेज से ही हम बाकी की पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। अब स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, स्टेक होल्डर का मतलब होता है ऐसे पर्सन्स जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, वेदर इट इज एम्प्लॉयज, वेदर इट इज मैनेजर्स। लेकिन शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइज की, यानी जब सभी कंपनीज एक जैसी चीज़ें करेंगी, एक स्टैंडर्ड को मानकर चलेंगी, तो चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, हमारी यूनिफॉर्म हो जाएंगी। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा जिस तरीके से गैप में बात की गई है। कंपैरेबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, जब एक फर्म दूसरी फर्म से अपने आप को कंपेयर करे, या एक फर्म अपनी परफॉर्मेंस को, करंट परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करे। जब हर एक फर्म सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज को ऑप्ट करेगी, सिमिलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ऑप्ट करेगी, तो उस बेस में कंपेयर करना एक फर्म का दूसरे फर्म से इजी हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी गैप की वजह से एक फर्म अपनी परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकती है। गैप की वजह से ही, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से ही कंपनी ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाती है यूजर्स को। फिर आता है रेलेवेंस। एक इन्फॉर्मेशन तभी रेलेवेंट होगी जब उस इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया होगा एक्यूरेसी को लेकर और ट्रांसपेरेंसी को लेकर। ठीक है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें एक्यूरेसी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, यानी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट है, कोई भी चीज़ पर्दे के अंदर नहीं है, सब कुछ क्लियर है यूजर्स को, यानी कोई भी चीज़ उनसे छुपाई नहीं गई कंपनी की इन्फॉर्मेशन को लेकर, विंडो ड्रेसिंग नहीं की गई, जो जैसी फिगर्स है वैसी ही रिप्रेजेंट किए यूजर्स के सामने, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो रेलेवेंस भी रखती है। तो ये रेलेवेंस का फीचर कैसे आता है, बिकॉज ऑफ गैप। रिलायबिलिटी, जब चीज़ें एक्यूरेट है, ट्रांसपेरेंसी है चीज़ों में बिल्कुल, तो ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन रिलायबल, विश्वसनीय हो जाती है। हम फ्रॉड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको पूरा मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल एंड चेक ऑन स्पेंडिंग। गवर्नमेंट इजीली जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एनालाइज करेगी किसी भी कंपनी की, ये देखने के लिए कि कंपनी कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कम्युनिकेट करेगी पार्टीज को, तो उस केस में गवर्नमेंट ये पता लगा पाएगी कि जो हमें टैक्स मिल रही है क्या हमें सही मिल रही है, जितना प्रॉफिट ये अर्न कर रही है कंपनी, क्या हमें उतने प्रॉफिट पे टैक्स मिल रहा है, तो हम उस चीज़ पे भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गैप। फिर आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने दो चीज़ों में बाइफरकेट किया, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट को हम एजम्पशंस भी कह देते हैं, ठीक है, हम इसको डॉक्ट्राइंस भी कह देते हैं। एंड इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब कि जितने भी बिजनेस जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है हमारे वर्ल्ड में, या कोई नया बिजनेस अगर कोई सेटअप करना चाहता है, दोनों ही केसेस में हम ये मानकर चलते हैं कि वो पर्सन, वो ओनर ये सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता होगा और करेगा, ये चीज़ हम मानते हैं। लेकिन कन्वेंशन में क्या होता है, ये उसकी मर्जी होती है कि उसे वो चीज़ फॉलो करनी है या नहीं करनी है, कंपनी की डिस्क्रिप्शन पर, कंपनी की जजमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं
ये मैंने यहाँ पर एक चार्ट लिया है जिसमें सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू गिवन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, लाइक यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई है, आप देख सकते हैं। इसको सभी को मैं डिटेल में कराऊंगी। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज, यहाँ पर की कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर, ये एक अकाउंटिंग लैंग्वेज ही है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो सभी फॉलो करते हैं और जो हर पीपल को सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। तभी तो इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, तभी इसके अंदर कंसिस्टेंसी है कि हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को सेम तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ना कि अलग अलग। ये जो कॉन्सेप्ट है एक नींव रखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की, एक फाउंडेशन, एक बेस सेट करते हैं। कोई भी एंटरप्राइज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकता इन कॉन्सेप्ट के बिना। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के गाइड करते हैं कि हमें ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए और कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को। अब हम बात करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। पिक्चर क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि इस बंदे ने बिजनेस के अंदर क्या लगाया, पैसा लगाया और एक बिजनेस खड़ा किया। ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस जो उसने सेटअप किया। ये बिजनेस को सेट करने वाला जो पर्सन है उसे हम कहेंगे ओनर, मालिक बिजनेस का। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि बिजनेस और बिजनेस को सेट करने वाला पर्सन यानी ओनर दोनों अलग अलग पार्टीज हैं। यानी बिजनेस की जो बुक्स बनेगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी और जो ओनर की पर्सनल एसेट्स होगी उसको पर्सनल अलग रखा जाएगा। दोनों चीज़ को हम मिक्स नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल इसने ये बिजनेस खड़ा किया, ठीक है, हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये टेक्सटाइल का बिजनेस है, इसका टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री है ये। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा काम चल गया, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी टेक्सटाइल्स की। ठीक है, तो काफ़ी फेमस हो गया ये। अब लोग इस इंडस्ट्री को इसके नाम, इस कंपनी, इस इंडस्ट्री के नाम से जानेंगे। अब हमें ये नहीं पता होता किसी भी फेमस चीज़ के पीछे कि उसका ओनर कौन है। ठीक है, हम उस इंडस्ट्री को उसके नाम से जानते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी से जानते हैं, लेकिन उसके ओनर का नाम किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही है इन सब चीज़ों के पीछे। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़े तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बिजनेस और ओनर है उसको हम सेपरेट मानते हैं एक दूसरे से। बिजनेस यूनिट की अपनी अलग बुक्स बनती है, लाइक जर्नल्स, कैश बुक्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं। और जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाती है। जो प्रोप्राइटर है, जो अपना पैसा लगाता है एक बिजनेस के अंदर, कैपिटल अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जब एक प्रोप्राइटर एक बिजनेस में अपना पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो हम बिजनेस उस ओनर को क्या मानेगी, क्रेडिटर मानेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक कंपनी के अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन या वही इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए। यानी क्वांटिटेटिव आइटम्स को ही हम कंसिडर करते हैं जो मिजरेबल हो और जिसको मनी की टर्म्स में हम इजीली कन्वर्ट कर पाए। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इसके अंदर हम इग्नोर करते हैं। अगर एक कंपनी ने 1,000 चेयर खरीदी और एक चेयर 100 रुपये की है, तो टोटल कंपनी ने कितना पेमेंट करा होगा पार्टी को, दूसरी पार्टी को 1 लाख की पेमेंट करी होगी। तो यानी जो चेयर्स कंपनी ने खरीदी 1,000, उसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकती है। दैट्स वाई सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे जिसको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। अगर क्वालिटेटिव की बात करें, एक कंपनी का एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम करता है, पंचुअल है, ठीक है, उसकी वजह से कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में उस चीज़ को कंपनी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगी, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेगी, बिकॉज उसको हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर करते हैं। लाइक यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं, ठीक है, ये एक इंडस्ट्री है, ये चिमनी है, ठीक है, एंड यहाँ पर डॉलर है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में जो बुक्स बनती है, जो अकाउंट्स बनते हैं, उसमें वही एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी जिसको आप मनी की टर्म में इजीली कन्वर्ट कर पाओ। अब आप इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हम अपने अकाउंट्स के अंदर जो एसेट्स हैं वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही क्यों रिकॉर्ड करते हैं। जो आउटसाइड पार्टीज है वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में क्यों आती है, कंपनीज लोन क्यों लेती है बैंक से, डिबेंचर्स क्यों खरीदती है और शेयर्स क्यों इशू करती है, प्रीपेड एक्सपेंस को हम बैलेंस शीट में एसेट्स क्यों रिकॉर्ड करते हैं, एंड हम एसेट्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्यों क्लासीफाई करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक है। आप वीडियो को पॉज करके सोचिए एंड देन वीडियो को रिप्ले करके आप इसका आंसर देखिए। देखिए गाइस, एसेट्स को हमेशा हम अपने अकाउंट्स में उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर। जो दूसरी, अब ऐसे जब दूसरी पार्टी बिजनेस के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आती है
तो फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, हम एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस आपका लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, जब कोई भी बाहर का पर्सन बिजनेस के साथ किसी भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो क्या उसको पता है कि ये बिजनेस 10 साल चलेगा? जो बिजनेस का ओनर, उसे खुद नहीं पता कि कल क्या हो, क्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हम बिजनेस सेट कर रहे हैं, जो हमारा बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है मार्केट में, वो बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस बोलते हैं। ये चीज़ें हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसा सब फॉलो करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही है, दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम इसमें ये एज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी बिजनेस जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, या कोई भी नया बिजनेस जो सेट करने की सोच रहा है, वो ये सोचकर करेगा कि मेरा बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक फ्यूचर में चलेगा। और जितनी भी वो ट्रांजेक्शन करता है, जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हो रही है, वो इसी चीज़ को मानकर ही होती है कि मेरा बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, किस एजम्पशन के बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है ये चीज़ें, कि जो उसका बिजनेस है वो कौन सा एंटरप्राइज है, कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर देखा जाए, एक कंपनी की ट्रू वैल्यू तभी पता लगती है जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है। जब कंपनी हमारी वाइंड अप हो रही होती है, तभी हमें पता लगता है कि एक कंपनी की एक्चुअल फिगर क्या है। इसको हम लिक्विडेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने कहा कि कंपनी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, तो इतने लंबे समय तक कोई भी वेट नहीं कर सकता कि हमें कंपनी की प्रोग्रेस का पता लगे। हमें फ्रिक्वेंट बेसिस पर हमें एक कंपनी की एक प्रोग्रेस पता करनी होती है, हमें कंपनी की ट्रू इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसी चीज़ के बेसिस पर फर्म की एंटायर लाइफ को हमने डिवाइड कर दिया टाइम इंटरवल्स के अंदर, जिससे कि हम बिजनेस के प्रॉफिट्स को मेजर कर पाए उस टाइम बेसिस पर। और वो कौन सा है, 12 मंथ पीरियड। इसमें आपकी दो चीज़ें रहती है, एक आपका होता है कैलेंडर ईयर, एक आपका होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो कैलेंडर ईयर होता है वो आपका 1 जनवरी से होता है 31 दिसंबर, एंड फाइनेंशियल ईयर आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एंड जनरली कंपनीज फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करती है, अपने बुक्स प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर, एंड 31 मार्च को वो क्लोज कर देती है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर अगर कंपनी के शेयर्स अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने हैं, तो उस केस में कई बार कंपनीज को क्वार्टरली रिपोर्ट भी पब्लिश करनी पड़ जाती है। क्वार्टर यानी 3 मंथ्स का हमारा एक क्वार्टर होता है, और ऐसे आपके 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, आपके ऐसे 4 क्वार्टर्स होते हैं, और क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश कंपनी को कई बार करनी पड़ जाती है कुछ केसेस में, और इंटरिम रिपोर्ट होती है जो कंपनी ईयर के मिड में प्रोवाइड करती है। तो ये आपका होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जब फर्म की पूरी एंटायर लाइफ को हम टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दें बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस या बिजनेस के प्रॉफिट्स को चेक करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहेंगे। फिर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। यानी अगर कंपनी कोई भी एसेट्स खरीदती है, जिस वैल्यू पर एसेट खरीदी उसी वैल्यू को हम कंपनी अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करती है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। एक कंपनी ने मशीन खरीदी है 10,000 रुपये की। ठीक है, मशीन जब घर पर आई, मशीन घर पर, या आप कंपनी में कह सकते हैं, मतलब कंपनी इससे रिलेटेड कोई काम कर रही है। फॉर एग्जांपल मशीन आपके घर पर आई है, हम एक बेसिक से एग्जांपल लेके चलेंगे। 10,000 की मशीन खरीदी, 10,000 की जब मशीन घर पर आई, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आई होगी घर पर मशीन लाने, उसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आई होगी। तो जितनी भी कॉस्ट आपकी उस मशीनरी को खरीदते वक्त लगती है, वो सारी की सारी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होती है। लाइक आपका 10,000 तो ओरिजिनल है, लेकिन 2,000 रुपये इसकी ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन कॉस्ट पर आ गया, तो टोटल आपको 12,000 देने पड़े सेलर को। तो आप इस 12,000 को बुक में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, लेकिन 6 साल के बाद मार्केट में यही कंपनी की मशीन अब 8,000 की हो गई, इसकी वैल्यू गिर गई।
तो आप बुक्स में अब 8,000 नहीं दिखाओगे, अब 12,000 ही दिखाओगे। यानी हर साल जितना आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इस 12,000 को, उतना डिडक्ट करके जो वैल्यू बचेगी वो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब एक कंपनी बाहर से एसेट्स खरीदती है तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पर उसको रिकॉर्ड करेगी, ना कि मार्केट वैल्यू पे। ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू होती है, बिकॉज आपकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो आपकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, और उसको बुक्स में अगर रिकॉर्ड किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना। दैट्स वाई हम जितनी भी एसेट्स कंपनी खरीदती है उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करती है, उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करती है। फिर हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट की जो टू साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल की होती है। ठीक है, अब जैसे तो जो टू साइड्स होती है बैलेंस शीट की वो ऑलवेज इक्वल की होती है। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो अगर ये दोनों आपकी फिगर्स इक्वल आ जाती है, इसका मतलब आपने सारे अकाउंट्स ठीक बनाए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो टू साइड्स है बैलेंस शीट की हमेशा, बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है बुक्स में उसके डुअल दो चेहरे होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को कम से कम अफेक्ट करता है, एटलीस्ट उसके टू अकाउंट्स पर अफेक्ट होता ही होता है। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर एक कंपनी ने मशीन खरीदी तो मशीन तो कंपनी के पास आएगी लेकिन कैश कंपनी के पास से चला जाएगा। मशीन कंपनी के पास आएगी लेकिन कैश चला जाएगा। अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो एक चीज़ आपकी क्रेडिट भी होगी। ठीक है, इसीलिए ये किस वजह से होता है, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ही होता है। इसकी बेसिक इक्वेशन क्या है, अगर हम बात करें, अगर आपको एसेट निकालनी है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जब आप कंपनी की लाइबिलिटीज़ को प्लस जो प्रोप्राइटर पैसा इन्वेस्ट करोगे कैपिटल, जब आप दोनों को ऐड कर दोगे और जो कंपनी की एसेट्स हैं उन दोनों का बैलेंस इक्वल होगा। और अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो जब आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के बारे में। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सा है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, मैटर ये करता है कि एक फर्म ने रिवेन्यू जनरेट कब किया, ना कि कैश मिला है या नहीं मिला। कंफ्यूजन हुई, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 डेट यूज़ की है, 1 जनवरी, 20 जनवरी एंड 1 अप्रैल। एक फर्म को ऑर्डर मिला 1 तारीख को, लेकिन उसने वे गुड सप्लाई कब करे, 20 तारीख को। यानी ऑर्डर कंप्लीट कब किया, 20 को, सप्लाई भी कर दिया। लेकिन उस ऑर्डर का कैश फर्म को कब रिसीव हुआ, 1 अप्रैल को। तो फर्म को कब हम कहेंगे कि फर्म ने रिवेन्यू जनरेट किए, दैट इज 20 जनवरी। बिकॉज इस तारीख को 20 जनवरी को एक फर्म ने ऑर्डर कंप्लीट किया और उस गुड की ओनरशिप, उस गुड का टाइटल दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया लीगली। ठीक है, तो अब हम इस डेट को ये मानेंगे कि एक फर्म ने अपने रिवेन्यू जनरेट कर लिए और इसी डेट को वो रिकॉर्ड करेगी कि हमने रिवेन्यूज अर्न किए हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। कैश चाहे उसको 1 अप्रैल को मिला हो, लेकिन उसने कैश कमा कब लिया, 20 तारीख को ही कमा लिया। अब उसको लग गया कि मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, इसका मतलब मैंने उस कैश को अर्न कर लिया जो मुझे आगे मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी जब एक सेलर जिस डेट को एक गुड की ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा लीगली, पूरी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा दूसरी पार्टी को, चाहे उसको उस गुड्स को डिलीवर करने का कैश ना मिला हो, लेकिन जिस डेट को उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी उसी डेट को उसने रिवेन्यू जनरेट कर लिया। ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमारा बताता है। फिर हम बात करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो फर्म ने रिवेन्यू जनरेट किए और उस रिवेन्यू को जनरेट करने में जो कॉस्ट आई वो चीज़ें हमारी मैच होनी चाहिए, ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस वक्त, यानी जब रिवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे बुक्स में जब उसकी सेल्स कर दी जाएगी किसी गुड्स के सर्विसेज की। ये इमैटीरियल होगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं है कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। मैटर ये करता है कि क्या कंपनी ने उसकी सेल कर दी। ठीक है,
क्या कंपनी ने उसकी सेल कर दी, क्या कंपनी ने अपनी तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। जब कंपनी एक्टिविटी कर लेती है तो उस केस में हम ये मानते हैं कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट कर ली है, बिकॉज कभी ना कभी उस कंपनी को उसकी पेमेंट जरूर रिसीव होगी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको आप वेरीफाई कर पाओ विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। देखिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड होगी वो ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड होगी, जो कि फ्री होगी पर्सनल बायस से, या जिसको हम कह सकते हैं पक्षपात, पार्शियलिटी। एंड ये चीज तभी पॉसिबल होगी, यानी तभी पॉसिबल हो पाएगी जब जो भी ट्रांजैक्शन एक कंपनी रिकॉर्ड करती है उस ट्रांजैक्शन को वो एविडेंस के साथ प्रूफ कर पाए। तो इसका मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा रही है वे पर्सनल बाय से बिल्कुल फ्री है, कोई वहां पर अपना पक्षपात पार्शलिटी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज सारी चीजें प्रूफ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ना कि सब्जेक्टिव। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल होगा ऑब्जेक्टिव आपका? जब हर एक ट्रांजैक्शन को कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सपोर्ट करे। क्योंकि जब हम जर्नल में एंट्री पोस्ट करते हैं तो हम कुछ प्रूफ्स के बेसिस पर वो जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी की वजह से ही, ऑब्जेक्टिविटी की वजह से ही हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया, और इसी के बेसिस पर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की कॉस्ट पर, ना की, ठीक है, जो हमने उस पर पे किया, ना कि मार्केट वैल्यू पर। क्योंकि जब कंपनी ने वो 12,000 रुपये मशीन पर दिए होंगे तो कंपनी को पूरा बिल मिला होगा, उसका जो पेमेंट करा होगा, कंपनी के पास पूरा प्रूफ होगा, तो कंपनी कभी भी उसको वेरीफाई कर सकती है डॉक्यूमेंट से। लेकिन अगर वही कंपनी दूसरी तरफ उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करती ना, तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने में, क्योंकि मार्केट वैल्यू हमेशा डिफर करती है पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मशीन यहाँ 12,000 की पड़ी, क्या पता दूसरी जगह वही मशीन उसको 10,000 की पड़ जाती। ठीक है, तो ये वैल्यू हर जगह डिफर होती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। या एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर आप हिसार में कोचिंग लेते हैं नेट की, क्या पता आपको ये कोचिंग 10,000 में मिल जाए, लेकिन अगर आप यही कोचिंग दिल्ली से ले रहे हैं, किसी मेट्रो सिटी से ले रहे हैं, अच्छी जगह से ले रहे हैं, तो क्या पता आपको वही कोचिंग से हम आपको 30,000 की मिले। तो यानी मार्केट वैल्यू कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स के अंदर, बिकॉज ये डिफर करती है पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। गाइज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा आज की क्लासेस को ऐसे ही यूजफुल लेक्चर्स के लिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, अपना आपका अप्रिसिएशन आता है, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।